बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का जो लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 13 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, और टॉपिक्स हमारे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन एंड डाइविंग रिफ्लेक्स। छोटे छोटे सवाल हैं ये, और ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पेपर में आते हैं। और स्टार्ट करते हैं जी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होती है, दैट कैन बी स्मोक, अनहेल्दी एयर और पोल्यूटेंट्स। तो ये चीज़ें जब दाखिल होती हैं तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। और जो पहला प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है कैंसर, जिसे हम कार्सिनोमा भी कहते हैं। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर उसे कहते हैं जो जिसमें जो ट्यूमर होता है, ये जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें प्रोलिफरेशन या उनमें फैलाव होता है। वो साथ वाले नॉर्मल सेल्स को डैमेज करते रहते हैं और ये फैलता रहता है। इसका नाम होता है मेटास्टेसिस कहते हैं। मतलब कैंसर सेल्स का इर्द गिर्द नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करते रहना, इसके फैलाव को हम मेटास्टेसिस कहते हैं और इस ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। अच्छा, इस केस में ये होता है कि इसमें जो कैंसर सेल्स होते हैं वहां पर वो जहां जहां वो पैदा होते हैं उस जगह पे क्या होता है, लंग टिश्यूज होती हैं, जो नॉर्मल टिश्यूज होती हैं वो उससे रिप्लेस हो जाती हैं, और जो ये ट्यूमर सेल्स बनते हैं ये सेल्स नकारा होते हैं और जहां से हवा नहीं गुजर सकती। सो ये प्रॉब्लम किन में होता है? यंग अडल्ट्स में, उनमें जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर एक ये एमसीक्यूज है सारे कि लंग कैंसर किन में ज्यादा हो सकता है। सो लंग कैंसर के जो चांस होता है दैट इज 10 times मोर इन दोज पर्सन हु स्मोक और लिव इन स्मोकी एंड कंजेस्टेड एरियाज एज कंपेयर टू दोज हु डू नॉट स्मोक। तो जो स्मोकिंग करते हैं उनमें 10 गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो 90% लंग कैंसर होता है दैट इज ड्यू टू स्मोकिंग। और ये लास्ट लाइन ये एमसीक्यू है, पेपर में आई हुई है मुल्तान बोर्ड में, कि recent research indicates that more than 10 compounds of tar of tobacco smoke are involved in causing cancer। 10 compounds of tar of tobacco, जो तंबाकू के अंदर 10 तरह के कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि लंग कैंसर काज कर सकते हैं। तो लंग कैंसर में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ जो लंग टिश्यूज नॉर्मल होती हैं, दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय दीज कैंसर सेल्स। और ये आपके सामने है कि यहाँ कैंसर सेल्स कम थे और ये आहिस्ता 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 यहाँ ये प्रोलिफरेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। नेक्स्ट डिजीज बड़ी कॉमन सी डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं, और ये एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से होती है। और इससे हम, उसका पूरा नाम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। और इसके अंदर जो होती हैं वो लंग्स डैमेज होते हैं और कफ एंड फीवर पैदा होता है। इट इज मोर कॉमन इन पुअर पीपल, क्योंकि कंजेस्टेड एरियाज में रहते हैं, वहां पर इसका फैलाव ज्यादा है, इसलिए कफ एंड फीवर वहाँ ज्यादा है, टीबी हो सकती है। और इसके अलावा वो लोग जिनको मेल न्यूट्रिशन है, खुराक सही नहीं मिलती, उनके अंदर ये वहाँ उस एरिया के अंदर माइकोबैक्टीरियम ज्यादा जल्दी ग्रो करता है। और ये बीमारी जो होती है ये कंटेजियस है, फैल सकती है, लेकिन याद रख लीजिएगा इट इज क्योरेबल। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने टीबी प्रोग्राम्स बाकायदा शुरू किए हुए हैं पिछले 8-10 सालों से, और उसके अंदर आपको फ्री में मेडिसिन मिलती हैं, चाहे वो निश्तर हॉस्पिटल है, चाहे जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर टीबी की जो मेडिसिन होती हैं वो फ्री में मिलती हैं। जिसमें 2-3 आपको बता देता हूँ कि इसमें मायरन पी फोर्ट या मायरन पी के नाम से टैबलेट आती है, मायरन के नाम से भी आती है। इट डिपेंड्स की कंडीशन कैसी है उस लिहाज से इनके पोटेंसी चेंज होती है। मायरन या मायरन पी या मायरन पी फोर्ट, ये 3 तरह की हैं। और इसके साथ ऐड करती हैं बीटा 6 टैबलेट होती है, वो ऐड करती हैं। और इसके साथ जो होती है बाकी खांसी के कोई ब्रान वगैरह वो चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो बहरहाल
सिंपल सा मतलब इसका यही है कि इसके अंदर जो टीबी के अंदर ये होता है कि जो लंग्स एयरवेज होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो कंजेशन हो जाती है ड्यू टू दिस बैक्टीरिया। जो अगली डिजीज है एस्थमा, ये डिजीज होती है, ये ब्रीदिंग के डिफिकल्ट ब्रीदिंग के दौरे पड़ते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है और इसकी जो वजह हो सकती है वो एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो कि पोलन्स की वजह से हो सकते हैं, सपोर्ट्स की वजह से, ठंड लगने की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से या पोल्यूटेंट्स होते हैं इन वजह से। ये सारे जो अलर्जेंस हैं इन सबको अलर्जेंस कहते हैं। इनका काम ये होता है कि ये जब रिलीज होती हैं तो ये एक केमिकल है जिसका नाम हिस्टामीन होता है, इसको रिलीज करते हैं। और हिस्टामीन क्या करता है कि ये करता है यहाँ पे ब्रोंकियोल्स जो होती हैं उन ट्यूब को कंट्रैक्ट करता है। जब ब्रोंकियोल्स कंट्रैक्ट करती हैं, तंग हो जाती हैं, तो वहां से सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। तो ये याद रख लीजिएगा कि इसकी जो इलाज कोई भी नहीं है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। और इसका इलाज हम वो मेडिसिन यूज करते हैं जो इस हिस्टामीन को रिलीज ना होने दे, मतलब हम एंटी हिस्टामीन मेडिसिन को यूज करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आ रही है ब्रोंकियोल और ये ब्रोंकियोल यहाँ पर आप देखें तो ये ब्रोंकियोल जो होती है इसमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी है और ब्रोंकियोल तंग हो चुकी है। और ब्रोंकियोल की कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि एयरवे तंग होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैस इजीली नहीं हो सकता। आप यहाँ पर ये नॉर्मल डायग्राम है और ये एस्थमेटिक डायग्राम है, तो आप इसमें दोनों में देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हवा की नली तंग हो जाती है। ओके जी, तो इसका हल यही है कि हम इन चीज़ों से, ये जो एलर्जेंस होते हैं इनसे अगर हम बचेंगे तो क्या होगा कि ये हिस्टामीन रिलीज नहीं होगा, और हिस्टामीन जो होता है रिलीज नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी, तो वरना इसके दौरे पड़ते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ठीक भी होता है बंदा, फिर दोबारा दौरे पड़ते हैं। तो ये जो डिजीज है एक्चुअली ये टीबी डिजीज, ये एक और डिजीज होती है जिसका नाम एम्फीसीमा होता है, इसमें कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि एम्फीसीमा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि इसमें एल्वियोलाई की ब्रेक डाउन होती है, ये स्मोकर्स के अंदर मोर कॉमन होती है। और द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मोक ऑफ टोबैको वीकन्स द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई, तो मतलब जो तंबाकू के अंदर जो पाया जाता है कोई सब्सटेंस है जो कि एल्वियोलाई को उसकी क्या करता है, उसे वीक कर देता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस ना हो, और इसे हम स्मोकर्स कफ भी कहते हैं। इन द रिजल्ट ऑफ द कांस्टेंट कफिंग द अब्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ द लंग इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, बार बार खांसने की वजह से जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वहां पर क्या होता है कि वो सही तरह से नहीं हो सकता। एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम एम्फीसीमा कैन नॉट ऑक्सीजनेट हिज ब्लड प्रॉपर्ली, उसकी बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं पैदा होगी और उसकी बॉडी एग्जॉस्ट कर जाएगी, उसे थकावट हो जाएगी। एम्फीसीमा प्रोड्यूसेस इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस, सांस लेने में दुश्वारी होती है बिकॉज द ब्रोंकियोल्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो तंग हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन की वजह से, बिकॉज डैमेज ब्रोंकियोल्स कोलैप्स, जो डैमेज ब्रोंकियोल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और एक्सपायरेशन के दौरान में, और इस वजह से ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये नॉर्मल आपके सामने ये डायग्राम है। और यहाँ आप देखें तो यहाँ एल्वियोलाई ऐसा ऐसा इसकी भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, ये ऐसा ऐसा एल्वियोलाई होती है ये खत्म हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये एल्वियोलाई है विद एम्फीसीमा, यह एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है। ठीक है जी, अच्छा क्लियर कर देता हूँ, ये पूरा जो है ये पूरा एयर सैक है और इसके अंदर ढेर सारी एल्वियोलाई है। नेक्स्ट है रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मतलब ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब दो तरह के पिगमेंट है, एक हीमोग्लोबिन है एक मायोग्लोबिन होता है। हम जानते हैं हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल के अंदर होता है और इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन कैरियर होता है, और ये 75 टाइम्स जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को इंक्रीज कर देता है।
ये आपके सामने डायग्राम है, ये हीमोग्लोबिन की डायग्राम है जिसमें आपको 4 चेन्स नजर आ रही होंगी, तो अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं, ठीक है जी। और इसमें एक ही चेन होती है मायोग्लोबिन के अंदर, ठीक है जी, ये आपने ज़हन में रखना है। जो मायोग्लोबिन होती है ये मसल के अंदर पाई जाती है। इट इज अ हीमोग्लोबिन लाइक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट, ये मसल के अंदर होती है। जैसे मायो का मतलब मसल होता है, जैसे मायोफाइब्रल्स। So myoglobin is also known as a muscle hemoglobin. It serves as an intermediate compound for the transfer of oxygen from hemoglobin to aerobic metabolic process of the muscle cells. It can store some oxygen. इसका मतलब यही है कि ये मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती है क्योंकि मसल्स हर वक्त काम करते रहते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो स्टोर होती है। यहाँ याद रखना है कि मायोग्लोबिन के अंदर 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है जी। अब डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, लेकिन मायोग्लोबिन में एक चेन होती है, ठीक है जी। और जो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकती है। ये एमसीक्यू भी है। द एफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इज मच मोर हायर, मतलब हीमोग्लोबिन की जो एबिलिटी है बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, वो जो एबिलिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू मायोग्लोबिन, ठीक है जी। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। लास्ट टॉपिक हमारा ये येलो बॉक्स में दिया हुआ है, डाइविंग रिफ्लेक्स। क्या होता है कि जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये होता है कि जब वो डीप सी वाले पोर्शन में जाते हैं तो उनकी बॉडी के साथ क्या क्या चेंजेस आती हैं। So diving mammals have almost twice the volume of the blood in relation to their body weight as compared to the non-divers. Diving mammals में जो blood की अमाउंट होती है वो डबल होती है। Most of diving mammals have high concentration of myoglobin, उनमें myoglobin ज्यादा होता है, ठीक है। myoglobin जो होता है आप जानते हैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला है कि what happens when a mammal dives to its limit the diving reflex, how diving reflex is activated, ये सवाल आ चुका है पेपर के अंदर, ठीक है जी। या what happens to a mammal when dives, तो ये आपने याद रखना है कि मैमल के साथ क्या होता है, तो उसके पॉइंट्स हैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये कि नंबर 1 ब्रीदिंग स्टॉप होती है, नंबर 2 रेट ऑफ हार्ट बीट स्लो डाउन होती है, ठीक है। 1/10 जो नॉर्मल रेट से 10 गुना कम हो जाती है। कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी रिड्यूस होती है। ब्लड सप्लाई जो होती है सिर्फ ब्रेन की तरफ और हार्ट की तरफ जाती है, बाकी हिस्सों में कम हो जाती है और बंदा बेहोशी में चला जाता है। स्किन मसल्स एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन रिसीव वेरी लिटिल ब्लड, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है, बाकी एरिया को ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है। समझ आ गया जी। मसल शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, मसल जो होती है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन कम मिलती है, तो इसलिए जो मसल्स होती हैं वो शिफ्ट होती है फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है जी। लंग कैपेसिटी के हवाले से दिया हुआ है हमारी किताब का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ये वाला। लंग कैपेसिटी कितनी होती है, ये सारे एमसीक्यूज हैं कि एक नॉर्मल बंदे के अंदर जो होती है लंग कैपेसिटी 5 लीटर्स होती है, ठीक है जी। Normally when we are at rest or asleep, the oxygen is only about half a liter. Exchange जो होता है वो half a liter सिर्फ होता है। ये MCQ है कि volume of the air taken inside the lungs and expelled during exercise is about 3.5 liters. कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब 3.5 लीटर जो होती है वो ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर या बाहर आती है। इधर रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ 1.5 लीटर तकरीबन होता है, ये 3-5 लीटर निकल जाएगी, बाकी जो बच जाएगी वो लंग्स के अंदर वो होगा, उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अगेन रिपीट करता हूँ, लंग्स के अंदर कैपेसिटी है 5 लीटर की, 3.5 लीटर निकल जाती है, बाकी बच जाती है 1.5 लीटर। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये ब्रीदिंग हम जो सांस लेते हैं तकरीबन 15 से 20 दफा सांस लेते हैं जब हम नॉर्मल स्टेज में होती है, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमारा ब्रीदिंग रेट 30 टाइम्स पर मिनट होता है। The increased rate and depth of the breathing during exercise allows more oxygen to dissolve in the blood and supplied to active muscles। इसका उर्दू मतलब बड़ा सिंपल है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है जी।
ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले मसल्स को। तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड विच द मसल्स पुट इनटू द ब्लड इज रिमूव्ड बाय डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग। और तो जाहिर बात है क्योंकि उसमें एक्सरसाइज के दौरान में ब्रीदिंग जो होती है उसका रेट ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी फास्ट रिमूव होती है। ओके, सो देयर इज लिटिल चेंज द कंपोजिशन ऑफ द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। थोड़ा बहुत जो थी कंपोजिशन में चेंज होता है, फर्क हो सकता है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है या अंदर दाखिल हुई। ओके, तो ये परसेंटेज में थोड़ा सा फर्क दिया हुआ यहाँ पे कि 60 पर जो 21% ऑक्सीजन जो होती है वो इनहेल होती है, 16% निकलती है बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% इनहेल होती है और 4% निकलती है बाहर। बाकी वाटर वेपर्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है जी। और ऑलमोस्ट जिनकी परसेंटेज सेम है आपके सामने। ओके ओके जी, तो ये आपने एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है। तो हमारा लेक्चर आज का इतना ही था। हमारे लेक्चर के अंदर यहाँ जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।